हॉर्टिकल्चर में कैसे इंटरेस्ट आया? आप 10 साल से पढ़ रहे हो, बोर नहीं हुए हॉर्टिकल्चर से? जितना डीप जाता हूँ ना उतना मजा आता है। बट उसका क्या आउटपुट मिला आपको, जैसे रिसर्च का? मेरे एमएससी में 5 रिसर्च पेपर लिखे हैं मैंने। ओ भाई साहब, जो सबसे बड़ा स्ट्रगल है वो है हाउ टू बैलेंस रिसर्च एंड प्रिपरेशन। जेआरएफ की तैयारी कभी स्टार्ट की थी आपने? जेआरएफ की तैयारी बेसिकली मैंने आज से एसआरएफ अब होगी या 10 साल बाद एसआरएफ होगी हमेशा पूछा जाएगा। पीवाईक्यूज का कितना रोल है? पीवाईक्यूज का रोल तो रिवाइज कैसे करें, मतलब कि नोट्स बनाए या नहीं बनाए? तो मैं तो कहूँगा नोट्स, ये जो मैंने बुक बताई ना तो ये तो 6 हैंड बुक के बराबर है। हाँ। पार्ट बी में कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं? पार्ट बी में तो जनरल एग्रीकल्चर के लिए क्या कवर किया था आपने जेआरएफ में? तो बेसिकली आपकी जेआरएफ में कौन सी रैंक थी? 13 रैंक। 13वीं रैंक थी। और एसआरएफ में 13 रैंक। 13 वेराइटीज को कैसे याद करें और कैसे फिल्टर आउट करें? वेराइटी से ज़्यादा जरूरत किसका? अब होगा असली खेल शुरू है, वहाँ फ्रूट साइंस। यस। तो उसके लिए कोई बुक लिस्ट आप रिकमेंड करना चाहोगे? तो बेसिकली तो बुक लिस्ट तो बता दूं, तो फ्रूट्स। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने प्यारे iRival यूट्यूब चैनल पर। आज गेस्ट इन द रूम में हमारे साथ दुर्मेश सर, जो कि पीएचडी स्कॉलर हैं। अभी इस साल इन्होंने फ्रूट साइंस से एसआरएफ का एग्जामिनेशन दिया है और 2022 में इन्होंने जेआरएफ का एग्जाम दिया था हॉर्टिकल्चर से, और आईआरआई से इन्होंने अपनी एमएससी कंप्लीट की फ्रूट साइंस से, और अभी पीएचडी कर रहे हैं। कंप्लीट पॉडकास्ट यूजफुल होने वाली है ये, जो जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं हॉर्टिकल्चर से उनके लिए, और जो फ्रूट साइंस से एसआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, और जो फ्रूट साइंस से एसआरबी नेट की तैयारी कर रहे हैं। ये बेसिकली पॉडकास्ट उन्हीं के लिए यूजफुल होने वाली है। बाकी और भी कोई अगर आप देख रहे हो अदर सब्जेक्ट से तो वो भी आप देख सकते हो, क्योंकि बेसिकली हम बातचीत करेंगे कि एज ए टॉपर इनका माइंडसेट क्या है, किस प्रकार से ये अपनी प्रिपरेशन करते हैं, कैसे पढ़ते हैं, कैसे चीज़ों को याद करते हैं। हम उन पॉइंट पे भी बातचीत करेंगे, तो वो आप दूसरे डिसिप्लिन से भी हो तो भी आप देख सकते हो। तो स्वागत है आपका दुर्मेश। थैंक यू सर। तो बेसिकली अपने बारे में थोड़ा बता दीजिए आप। ओके, माई सेल्फ दुर्मेश कुमार चावड़ा, ठीक है, एंड आई एम फ्रॉम आनंद, गुजरात। मैंने 2016 में हॉर्टिकल्चर पढ़ना शुरू किया था, दैट इज 2026, सो नियर अबाउट 10 years। 10 साल से आप हॉर्टिकल्चर पढ़ रहे हो? यस। मतलब आपके गुजरात में आप बता रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, डिप्लोमा इन हॉर्टिकल्चर करके कुछ होता है? यस यस, डिप्लोमा इन हॉर्टिकल्चर। ठीक है, तो डिप्लोमा इन हॉर्टिकल्चर आई हैव कंप्लीटेड फ्रॉम द एसडीएम पॉलिटेक्निक वडोदरा, जो भी एयू के अंडर ही आती है, और बीएससी हॉर्टिकल्चर भी मैंने आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से कंप्लीट करी है। देन एमएससी फ्रॉम IRI न्यू दिल्ली, एंड करंटली आई एम अ पीएचडी स्कॉलर एट IRI न्यू दिल्ली। ओके, हॉर्टिकल्चर में कैसे इंटरेस्ट आया? आप 10 साल से पढ़ रहे हो, बोर नहीं हुए हॉर्टिकल्चर से? जितना डीप जाता हूँ ना उतना मजा आता है। उतना मजा आ रहा है? हाँ, मजा बढ़ता ही जा रहा है। बढ़ता ही जा रहा है। कभी भी ऐसा पॉइंट नहीं आया कि कभी आप ये चीज हो रही है, मतलब सैचुरेशन पॉइंट नहीं आया कभी भी पढ़ते पढ़ते। मतलब फॉर मी हॉर्टिकल्चर इज एंडलेस ओशन, इतना आप ढूंढते जाओगे उतना नहीं मिलेगा। तो पहले से मेरा था, मतलब एक इंटरेस्ट था हॉर्टिकल्चर के अंदर, और काफी चीजों को सीखते गया, तो और पता चला कि ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो जैसे बोलते हैं ना कि जहाँ चाह है वहाँ राह है, बिल्कुल। तो जैसे ही मुझे लगा कि ऐसे जेआरएफ कैसे करते हैं, तो तब भी मेरे पास कोई क्लू नहीं था। फिर धीरे धीरे मैंने ये चीजें करी, अपने आप से एक्सप्लोर करी, तो जैसे जैसे मेरा विलिंगनेस बढ़ती गई वैसे वैसे फिर। जेआरएफ की तैयारी कभी स्टार्ट की थी आपने? जेआरएफ की तैयारी बेसिकली मैंने जेआरएफ होने के 1 साल पहले से स्टार्ट करी थी, पर प्रॉपर तैयारी मैंने 6-8 महीने पहले ही स्टार्ट करी थी। लास्ट 6 महीने में ज्यादा किया? हाँ, लास्ट 6 से 8 महीने में ज्यादा किया था। तो किसी की गाइडेंस में थे आप, मतलब जेआरएफ के टाइम पे? नहीं, उस टाइम पे तो ऐसा था जैसे बेसिकली कि हमारे फ्रेंड्स का एक ग्रुप था, ठीक है। तो बेसिकली हम फ्रेंड्स ने एक ग्रुप बनाया। अब हमने एक दूसरे को कभी देखा ही नहीं था, व्हाट्सएप पे ग्रुप बना, 5 स्टेट के 5 दोस्त अलग बन गए, और हमने एक ग्रुप बना के पूरी तैयारी करी साथ में। कैसे बनाया ग्रुप? ये व्हाट्सएप के थ्रू, मतलब व्हाट्सएप को एक ग्रुप से कॉन्टेक्ट मिला, फिर ये कॉन्टेक्ट मिला, तो ऐसे ऐसे फिर हमारे एक ग्रुप बना। और बेसिकली जो सीनियर्स भी होता है, कुछ IRI से हो गए या तो कुछ कहीं से हो गए, उनसे थोड़ा थोड़ा कहीं बीच बीच में ले रहते थे कि भाई ये बुक्स पढ़ो, वो बुक्स पढ़ो। पर हम जो फ्रेंड्स थे उन्होंने साथ में एक प्रिपरेशन की तैयारी करी थी। इंटरव्यू देखा था उस टाइम पे कोई कि कैसे जेआरएफ की तैयारी करते हैं हॉर्टिकल्चर का? बहुत ही कम। उस टाइम पे तो ऐसे IRI वाले या मतलब ऐसे वो नहीं अवेलेबल हो पाते थे, हमारे कम थे, मतलब उस टाइम पे डॉक्टर विपिन कुमार सर। हाँ, कुछ होता था, पर जैसे हॉर्टिकल्चर प्रॉपर हो गया तो वहाँ पे कुछ बहुत ही कम मिल पाते थे हमें। तो
इतने क्लूज नहीं मिल पाते कि ऐसे ये बेसिकली सीनियर्स से आपको हाँ। कॉन्टेक्ट में लेके ऐसे इसी प्रकार से आपने बुक लिस्ट से पूछ लिया क्या कवर करना है कैसे। हाँ इसे कवर करना है आप बेसिकली सीनियर सन। तो जेआरएफ के टाइम पे बेसिकली हम बुक लिस्ट की बात कर रहे हैं, तो कौन कौन सी बुक्स आपने फॉलो की थी हॉर्टिकल्चर के कंप्लीट सिलेबस को कवर करने के लिए जेआरएफ के टाइम पे? ओके तो फर्स्टली जो है मैं रिकमेंड करूंगा, चाहे वो SRF हो, JRF हो या नेट हो, बेसिक हॉर्टिकल्चर दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वहां से शुरुआत होगी फिर आप पढ़ने की। पहले बेसिक हॉर्टिकल्चर हो गई, बुक का नाम है बेसिक बेसिक हॉर्टिकल्चर बाय जितेंद्र सिंह। हाँ जितेंद्र सिंह की बुक है बेसिक हॉर्टिकल्चर। वहां पे अप टू द पॉइंट समझा है, मतलब A से लेके Z तक जो बेसिक्स है वहां से क्लियर होंगे। फिर उसके बाद आती है हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर, वो तो भगवत गीता है हमारे लिए। ठीक है, हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर हो गई। देन रेडी अपनर फॉर पोमोलॉजी है, एसेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर, क्लॉस्टस हॉर्टिकल्चर, देन फ्लोरिकल्चर बाय देशराज, देन ग्रीम्स ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, टेक्स्ट बुक ऑफ वेजिटेबल बाय थम्बुराज, दैट इज आल्सो गुड बुक, एंड अदर MCQ बुक्स है। तो फॉर JRF इतनी बुक्स ठीक है। तो ये बुक्स जैसे आपने बता दी, तो क्या कंप्लीट बुक्स को पढ़ना चाहिए क्या? सबसे बड़ी चीज है बुक लिस्ट तो हमें मिल जाएगी कहीं पे भी जो आपने लिस्ट की, बट क्या कंप्लीट बुक्स को पढ़ना चाहिए या कि हाँ भाई इस बुक में से इतना पढ़ लो? हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर को कैसे पढ़ना चाहिए और कितने पढ़ना चाहिए उसको, बहुत कुछ लिखा है उसमें। हम बेसिक्स भी उसमें पढ़ने जाएंगे तो फिर वो तो मतलब वो हो गया है कि चीज हो जाए, वो ही बुक अकेली कवर नहीं होगी। तो क्या क्या उसमें याद रखे, क्या क्या नहीं याद रखे और कैसे पढ़े उस बुक को? तो बेसिकली आप जब भी देखोगे तो क्वेश्चन एनालाइज करिए किस तरह से क्वेश्चन आता है। अब बेसिक हॉर्टिकल्चर में जैसे कोई भी क्रॉप हो गया तो उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वहाँ उसके, चाहे अगर कोई स्पेसिफिक क्रॉप है उसको स्पेसिफिक क्लाइमेट चाहिए तो वहां से आता है। कहीं ना कहीं पे उसके मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपको फैच आउट करना है कि नहीं ये जो है यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अब वो तो हर एक क्रॉप में लिखा है कि इसको ऐसी सॉइल चाहिए, उसको ऐसे फर्टिलाइजेशन चाहिए, उसको इतना NPK देना है, वो कभी काम ही नहीं आएगा, उसको रटने की कोई जरूरत है ही नहीं। डिजीज डिसऑर्डर हो गए कहीं कहीं पे, तो कोई स्पेसिफिक क्रॉप का स्पेसिफिक क्लाइमेट होता है तो उसको पढ़ना है, ठीक है। बाकी नॉर्मल क्रॉप का जो नॉर्मल क्लाइमेट है उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। या तो पढ़ना सब चाहिए, पर कहाँ से आपको ज्यादा एफर्ट्स लगाना है, वो उसके क्रॉप के स्पेसिफिक जो कल्चर प्रैक्टिस होती है उस पर भी बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाना है। तो उस टाइप से पढ़ना चाहिए। और हमेशा मैं कहता हूँ लाइन टू लाइन तो पढ़ना चाहिए, क्योंकि बिटवीन द लाइन्स जो है ना क्वेश्चन वहीं से आता है डायरेक्टली। इंपॉर्टेंट थिंग या डायरेक्टली मैंने तो देखा है JRF के पेपर्स में, जैसे हैंडबुक में है सेम उसी टाइप के क्वेश्चन बने हुए हैं। हॉर्टिकल्चर में बेसिकली क्रॉप्स होती है हमारी, उनकी वेराइटीज होती है। यस, वेजिटेबल्स होती है उनकी वेराइटीज होती है। हमारे जो फ्लावर्स होते हैं उनकी भी वेराइटीज होती है। तो कुल मिला के वेराइटीज को कैसे याद करें और कैसे फिल्टर आउट करें कि कौन सी मेरे को याद रखनी है कौन सी नहीं रखनी, क्योंकि सब कुछ यहाँ करने जाओगे तो भाई साहब फिर तो हो जाए, एक साल में वेराइटी याद नहीं कर पाओगे आप। तो कैसे उसको फिल्टर आउट करें कि इंपॉर्टेंट कितना याद रखना है कितना नहीं याद रखना? वेराइटी से ज्यादा जरूरत की उसके ट्रेड। हाँ, वैरायटी पूछी कब जाएगी, कुछ खास होगा तभी पूछी जाएगी, यूं ही तो कोई पूछेगा नहीं। तो तब फिल्टर आउट करना है कि कौन सा ट्रेड स्पेसिफिक है। अगर वो कुछ स्पेसिफिक उसके ट्रेड आ रहे हैं कोई वैरायटी में, उन्हीं वैरायटीज को याद रखना है, सारी वैरायटीज को कभी भी याद नहीं रखना है। दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। और हमारे के जो NTA के पेपर्स आते हैं मोस्टली, उसमें आप देखोगे तो जो JRF SRF में वैरायटीज के बहुत गिन लो 3-4 क्वेश्चन ही आते हैं। जैसे हॉर्टिकल्चर में मुझे पता है कि वैरायटीज के बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं। बेसिकली एस्पेक्ट या लॉजिकल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, वैरायटीज के बहुत कम आते हैं। और वो भी कम मतलब कोई अगर वैरायटी में कोई खास बात है, या तो कोई ब्रीडिंग मेथड से डेवलप की गई है, या तो कोई स्पेसिफिक ट्रेट है उसमें, तब जाके वो वहां पे वैरायटी आएगी। तो उस हिसाब से पढ़ना है वैरायटीज को। मतलब सब कुछ याद नहीं करना होता है? नहीं, पढ़ना सब है, पर याद क्या रखना है वो अपने ऊपर है। कैसे करें, मतलब फिल्टर आउट की हम बातचीत करते हैं चीजों को, हम ये कैसे फिल्टर आउट करते हैं? मतलब जो पढ़ने से खुद ही समझ में आने लगती है चीजें, या फिर कैसे किया? मतलब आपने क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कैसे फिल्टर आउट किया? बेसिकली इसमें ये चीज होती है कि हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट है ना, तो थोड़ा लॉजिकल रीजनिंग भी वहां पे जरूरी है। मैं तो कहूंगा हॉर्टिकल्चर में दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यू हैव टू थिंक बाय योर माइंड, यू जस्ट डोंट हैव टू व्हाटएवर रीड इन द लाइंस। ठीक है, लाइन में सब कुछ लिखा है, बट आपको एनालाइज करके खुद थिंक करना है कि यस इज इट इंपॉर्टेंट, ये प्रैक्टिकलिटी है यहाँ पे, या एग्जाम में किस पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें आ सकती है। अगर इतना एम्फेसाइज दिया गया है तो कहीं ना कहीं पे ये जरूरी तो होगा ही। ठीक है, बेसिकली तो ये चीज वहां पे बहुत जरूरी है। जैसे बनाना है तो मैंगो में कल्चरल ऑपरेशंस होते हैं, बनाना भी होते हैं, पर पूछा जाता है हमेशा बनाना का। क्यों? क्योंकि बनाना दैट इज अ डिफरेंट क्रॉप फ्रॉम द अदर्स, तो वहाँ की कल्चर इंपॉर्टेंस वहाँ पे बहुत स्पेसिफिक चीजें होती है। सेम इन केस ऑफ पाइनएप्पल में भी आप देख लो तो पाइनएप्पल के इंटरकल्चर ऑपरेशन है वो सबसे अलग है जाके। ठीक है, तब जाके वहां से होती है कि नहीं ये चीजें है, तो यहाँ पे हमें इसको एनालाइज करना है और इसको देखना है। तो एक तो ये चीज हो गई, और दूसरी बात ये भी हो गई कि आप
कि जो पैटर्न देखोगे तब भी थोड़ा सा प्रीवियस ईयर पेपर्स देखते हो तो आपको अंदाजा आता है कि नहीं नहीं ये चीजें हैं, तो यहाँ से कभी कभी ये क्वेश्चन आएगा ही नहीं। तो कभी ऐसे क्वेश्चन कभी आप देखोगे ही नहीं कि जो बेस लेवल के होते हैं वो कभी नहीं पूछे जाएंगे, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होंगे, चाहे वो क्रॉप प्रोडक्शन में से क्या पूछ रहे हैं। देखो एक क्रॉप फिजियोलॉजी होती है जैसे फ्रूट की, वेजिटेबल की, तो वहां से क्वेश्चन आता है। फिर एक एस्पेक्ट होगा कि ब्रीडिंग एस्पेक्ट से आता है, तो वहां पता होना चाहिए कि ब्रीडिंग एस्पेक्ट से कौन से आ रहे हैं, और उसके बाद आते हैं प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के एस्पेक्ट से कौन से आ रहा है, उसके बाद प्रोसेसिंग एस्पेक्ट से। तो ये जो 4-5 एस्पेक्ट है ना, वो अगर क्लियर हो गए ना कि मैंगो में प्रोडक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट कहाँ है, ब्रीडिंग इंप्रूवमेंट पे वहां से क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, बनाना में टेक्नोलॉजी के भी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इंप्रूवमेंट का भी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, वहां से कौन से क्वेश्चन है। तो कुछ क्रॉप ऐसे होंगे कि जिसमें इंप्रूवमेंट से नहीं पर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी से ज्यादा आएंगे, कुछ क्रॉप में प्रोडक्शन से ज्यादा नहीं पर इंप्रूवमेंट से ज्यादा आएंगे। तो वो क्वेश्चन को हमें एनालाइज भी करना है और देखना भी है। तभी तो बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा ना खुद का भी वो एक रीजनिंग होनी चाहिए कि नहीं ये क्रॉप है, तो जस्ट नॉट टू रीड कि लाइक ये क्रॉप पढ़ लिया और उसके बाद एनालाइज कर लिया, ऐसे नहीं होगा कि अगर 10 लाइन पढ़ ली और 10 लाइन लिख दी, ये चीज नहीं है। यहाँ पे खुद का भी लॉजिकल रीजनिंग बहुत होती है। और जेआरएफ में यही तो, जेआरएफ एग्जाम अलग क्यों है अदर एग्जाम से, वहाँ ऐसे आपका टेस्ट भी होता है। तो पेपर का लेवल जैसे हम बात करते हैं जेआरएफ के लेवल की, आपकी जेआरएफ में कौन सी रैंक थी? 13 रैंक, 13वीं रैंक थी। और एसआरएफ में 13 रैंक। 13 लकी नंबर घोषित कर दे रहा, लकी नंबर है, आप तो बनाए लोगी 13 ही लकी नंबर है। तो बेसिकली अगर हम बातचीत करते हैं, जेआरएफ और एसआरएफ दोनों डिफरेंट है, या बहुत डिफरेंट, एग्जाम पैटर्न भी डिफरेंट है और सब कुछ डिफरेंट हम बोल सकते हैं। क्या स्कोर था आपका उस टाइम पे जेआरएफ में? जेआरएफ में 309 था। यस, मतलब अराउंड हम बोल सकते हैं कि आपने कितने अटेम्प्ट किए थे क्वेश्चंस उस टाइम पे, याद है जेआरएफ के टाइम पे? 116। तो मतलब गलत भी हुए होंगे फिर तो, बहुत गलत होते हैं, मतलब ये मान लेना चाहिए, ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए जो तैयारी कर रहा है उसको, क्योंकि मॉक टेस्ट वगैरह लगाते हैं स्टूडेंट्स तो घबरा जाते हैं, मेरे तो 10 गलत हो गए, मेरे 15 गलत हो गए। 20 तक मेरे को ऐसा लगता है, 20 तक तो नॉर्मल है। 20 तक तो नॉर्मल, कुछ नहीं होंगे, गलत तो होने ही है, ये तो ट्रूथ है। कितने भी आप क्वेश्चन करके 120 भी करके आओ या कम करके आओ, गलत क्वेश्चन होनी ही है। जेआरएफ एसआरएफ में गलत होंगे ही होंगे, कोई नहीं बचा सकता, सनातन सत्य है, ऐसा बोल सकता हूँ मैं। कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो उसके ना हो, मतलब कोई उसके भी होंगे उसके नहीं तो 8 से 10 तो होंगे, 8 से 10 तो होने ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जिनमें 5 तो वो होंगे जो आपको चीजें आती थी फिर आप वहाँ गलत करके, हाँ वहाँ गलत, 5 तो वो मान के चलो। और ऐसे होंगे कि आपको पता कि ये, लेकिन उसका आंसर सच में कुछ अलग ही होता है। हाँ ये वो हो गए। फिर कुछ जनरल एग्रीकल्चर आ गया, वहां से भी हो सकता है, बिल्कुल सब में आ सकता है। तो जनरल एग्रीकल्चर के लिए क्या कवर किया था आपने जेआरएफ में? मैंने तो बेसिकली जो निमराज सुंदर सर की बुक है वही कवर करी थी, क्योंकि उसमें क्वेश्चन, हाँ उस टाइम पे, हाँ हमारे टाइम था। अभी पैटर्न चेंज हो रहा है, हाँ अभी पैटर्न काफी चेंज हो रहा है। तो ठीक है, अब हम बातचीत करते हैं, मतलब एसआरएफ की हम बातचीत करेंगे ज्यादा, और बेसिकली मोटिव भी यही था कि हम एसआरएफ के स्टूडेंट्स और एएसआर भी नेट फ्रूट साइंस नेट और एस जो है, तो एसआरएफ के अंदर पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी 3 आते हैं। अपने पार्ट ए को छोड़ते हैं, वो तो जनरल नॉलेज है, वो तो कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन उठकर आ सकता है। अब बात करते हैं पार्ट बी की। पार्ट बी के अंदर सिलेबस तो नहीं मेंशन कर रखा होगा, लेकिन आपका ग्रुप होगा, तो पार्ट बी में कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं? पार्ट बी में पूरा हॉर्टिकल्चर आता है, पार्ट बी में कंप्लीट हॉर्टिकल्चर आएगा। यस। पार्ट सी में कंप्लीट फ्रूट साइंस। यस। तो पार्ट बी के लिए सेम जो जेआरएफ के लिए थी बुक, वही सेम रिकमेंड करना चाहोगे या कुछ नया भी आप कुछ न्यू बोलना चाहोगे? क्योंकि एसआरएफ का है तो थोड़ा लेवल बढ़कर आता है यहाँ पे क्वेश्चंस का, तो वही सेम बुक्स आप रिकमेंड करना चाहोगे या कुछ अलग? नहीं, वो सेम बुक्स है, क्योंकि पार्ट बी का जो लेवल है ना वो रहता है, पार्ट सी में असली खेल शुरू होता है। असली खेल पार्ट बी का जो जनरल हॉर्टिकल्चर है, वो जो आपने जेआरएफ पर जिसने अच्छे से पढ़ा है उसको ही रिकमेंड करूंगा। अगर जिसने जेआरएफ में भी ना, मैं जैसे मैंने ये सारी बुक, हाँ, जीरो से कोई ऐसा जेआरएफ नहीं कर पाया, हाँ बट एसआरएफ करना चाहता है वो, हाँ तो फिर वो पार्ट बी में बहुत एम्फेसाइज देना पड़ेगा उसको तो। हाँ, क्योंकि वहाँ पे हैंडबुक से भी आ सकता है, कोई अदर बुक जैसे हमने वन लाइनर बुक बोली वहां से भी आ सकता है, तो वहां पे पूरा चीज पता होनी चाहिए। तो जिसने जेआरएफ अच्छे से करा है ना, उसको पार्ट बी में दिक्कत नहीं होगी। पर जिसको पार्ट बी है, और ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि पार्ट बी फिर बहुत डिफिकल्ट है, अगर सफिशिएंट टाइम है, वैसे भी एमएससी 2 साल का, अगर 1 साल से भी अगर कोई शुरू कर रहा है ना, तो आराम से 2-3 महीने में पार्ट बी कवर कर सकता है, फिर अपने मेजर सब्जेक्ट पे वो ध्यान दे सकता है। ठीक है, तो इस टाइप से है। चलो बात करते हैं पार्ट सी पे। हाँ। अब होगा असली खेल शुरू है, वहाँ फ्रूट साइंस। यस। तो उसके लिए कोई बुक लिस्ट आप रिकमेंड करना चाहोगे या रिसर्च पेपर वगैरह जो भी, मतलब कैसे आपने कवर किया कंप्लीटली उसको, उसके बारे में आप बता दी।
तो बेसिकली तो बुक लिस्ट तो बता दूं, तो फ्रूट्स के 4 वॉल्यूम्स है। 4 वॉल्यूम्स है। किसकी बुक है? फ्रूट्स नाम बुक का है, फ्रूट्स ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, उसकी 4 बुक्स है। टीके बोस जो सर हो गए, वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे हॉर्टिकल्चर के, फ्रूट के, तो उन्होंने बुक लिखी थी 4 वॉल्यूम की, ठीक है। उसके बाद आती है टेम्परेट फ्रूट्स, उसके 2 वॉल्यूम है, तो 6 वॉल्यूम तो वही हो गए। उन्होंने लिखी है वो भी? हाँ, टीके बोस एंड एस के मित्रा सर की बुक है वो, तो 6 बुक्स वो हो गई। फिर आता है आपका पीके रे, फ्रूट ब्रीडिंग बाय पीके रे, फ्रूट ब्रीडिंग, हाँ, और थोड़ी सी फ्रूट फिजियोलॉजी, तो ये बुक्स हो गई। और बाकी जो भी वहाँ पढ़ा है वो ये बुक्स हो गई। इसके अलावा भी बुक्स है, टेम्परेट ब्रीडिंग या अलग पढ़ सकते हो, बट बेसिकली इतनी बुक्स तो पढ़नी ही पड़ेगी। ये तो पढ़ना ही पड़ेगा आप। हाँ, ये तो पढ़ना ही पड़ेगा। एंड अदर थिंग इज कि जैसे आपने कहा था ना कि जैसे हैंडबुक है, इतनी बड़ी कैसे पढ़े, तो सपोज ये जो मैंने बुक बताई ना, तो ये तो 6 हैंडबुक के बराबर है। हाँ, मतलब एक फ्रूट जो है ना, फ्रूट का एक वॉल्यूम 600 पेज का है, वो 4 वॉल्यूम है ऐसे, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल के, और वो कंप्लीट पढ़ना। और टेम्परेट के भी 600 पेज के 2 वॉल्यूम। हाँ, कंप्लीट, हाँ, कंप्लीट लाइन बाय लाइन ना, वही तो बात आ गई ना, वही मैं समझा रहा था। पहले तो जैसे 4 वॉल्यूम से उन्होंने इसलिए बनाए थे कि मतलब हर एक फ्रूट को वो कवर कर पाए। इन डिटेल लिखा है उन्होंने। हाँ, लिखा है पूरा, हाँ, जितना छोटा सा छोटा फ्रूट हो गया उसमें भी डिटेल दी है उन्होंने। तो बेसिकली तुम्हें पढ़ना कि कौन से क्रॉप पे पहले तो फोकस करना है। एसआरएफ का अगर टाइम कम है आपके पास, तो पहले तो मेजर क्रॉप को फोकस करो, माइनर को तो छोड़ दो, ठीक है। अब ड्रैगन फ्रूट है तो वहाँ वो सपोज वहाँ 80 पेज का ड्रैगन फ्रूट है, तो हमें 80 पेज ड्रैगन फ्रूट नहीं पढ़ना है, हमें उससे इंपॉर्टेंट पढ़ना है। तो यहाँ भी मैं आऊंगा बेसिकली। तो जो मेजर क्रॉप है, मेजर क्रॉप को डिटेलिंग में पढ़ना है उसमें से, और उसमें भी डिटेलिंग ये चीज है बेसिकली कि जैसे कोई भी क्रॉप हो गई, उसका स्पीशीज हो गया, ओरिजिन हो गया, इंप्रूवमेंट हो गया, ठीक है, उसकी प्रोडक्शन जो स्पेशल प्रैक्टिसेस है, तो इनमें से तो क्वेश्चन आने ही आने हैं, ये तो फिक्स चीज है। तो ये तो आपको छोड़ना ही नहीं, चाहे कोई भी क्रॉप हो, उसका बोटनिकल नेम हो गया, उसकी स्पीशीज डाइवर्सिफिकेशन कैसे हुआ है उसका, ठीक है, देन ओरिजिन, डिस्पर्सल, उसका इंप्रूवमेंट को कभी नहीं छोड़ना है, ठीक है। उससे भी बहुत सारी चीजें आती है, और स्पेशल जो प्रैक्टिसेस होती है स्पेशल, तो एक वो चीज हो गई। अब जैसे मैं बात कर रहा हूँ, चलो मैंगो से स्टार्ट करते हैं, तो मैंगो में फर्टिलाइजर यहाँ पे ये अप्लाई करना है, वो अप्लाई करना है, तो ऐसा बहुत उन्होंने डिटेल में दिया है। तो वहाँ वो पढ़ने की जरूरत नहीं है कि इरिगेशन कब देना है, फर्टिलाइजर, वो सब तो नहीं है। तो ये बुक में चाहे वो लिखा हुआ है, बट यू हैव टू, आप किस पे एम्फेसाइज कर रहे हो उस पे ज्यादा जरूरी है। उसके बाद आजकल जो है नया ट्रेंड, जैसे आपने पोस्ट हार्वेस्ट पे, तो वहाँ भी हर एक क्रॉप का पोस्ट हार्वेस्ट से भी क्वेश्चन आता है, तो हाँ, कैसे मैनेजमेंट करे उसका, हाँ, स्टोरेज लाइफ कैसे, इनसे 4 क्वेश्चन तो आएंगे, टेम्परेट से भी और ट्रॉपिकल से, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल से भी, कि इसमें ये पोस्ट हार्वेस्ट की कौन सी प्रैक्टिसेस कर सकता है, ये वो, तो ये भी है। और दूसरी बात तो ये हो गई बुक्स की बात, ठीक है, कि ऐसे ऐसे बुक्स पढ़नी है। और जो माइनर फ्रूट क्रॉप हो गए, सपोज कोई ड्रैगन फ्रूट हो गया, तो ड्रैगन फ्रूट में सब पढ़ने के अलावा उसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो ड्रैगन फ्रूट में उसका थोड़ा सा जो स्पीशीज है, माइनर फ्रूट क्रॉप की बेसिकली आप स्पीशीज है, या तो कोई उसके अलग न्यूट्रासिटिकल प्रॉपर्टीज हो गई, या तो उसके कुछ ऐसे पॉइंट्स है दैट इज द डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, तो बस वही पे फोकस करना है। तो ऐसे तो ये सारी बुक्स तो पूरे 2 साल भी खत्म नहीं हो पाएगी लाइन बाय लाइन पढ़ने का है। तो एक ये चीज हो गई, रिवाइज भी ज्यादा करना है, और दूसरी बात हमें ट्रेंड से अपडेटेड रहना है। नोट्स बनाना है या नहीं बनाना, सबसे बड़ा ये है कि बुक्स को पढ़े तो हाईलाइट करे इसमें, क्योंकि रिवाइज करना उतना, इससे ज्यादा पढ़ने ज्यादा जरूरी है रिवाइज करना। तो रिवाइज कैसे करे, मतलब कि नोट्स बनाए या नहीं बनाए, सबके अपने अपने एस्पेक्ट होते हैं। मैं तो कहूँगा नोट्स बनाओ, ठीक है, जितना अच्छे से नोट्स बनेगी ना उतना ही क्लियर होगा, क्योंकि बुक्स ने अपने हिसाब से लिखा है, फिर मैंने अपनी नोट्स बनाई है, तो मुझे वो चीज ज्यादा क्लियर होगी, लाइक टाइम काम में भी आएगा। हाँ, और वो नोट्स जैसे है ना, आज मैंने कोई प्रॉपर मैंगो की या सिट्रस की कोई भी नोट्स बनाई है ना, तो अगर मैं 4-5 महीने 2 साल बाद भी अगर खोलूंगा, तो मुझे प्रॉपर वो चीज मेरे पास डॉक्यूमेंटेड होगी। हाँ, क्योंकि मैंने वहां से एक्सट्रैक्ट किया है, हमें क्या करना है, जैसे मैंने कहा ना कि वो 160 पेज का अगर क्रॉप है, तो हमें उससे, तो हमें अपनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो एग्जाम में आ रहे हैं, हमें वही काम किया, तो वो हमें वहां से एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करके मैं अपनी नोट्स में लिखूंगा, तो फिर मुझे कभी भी काम आया जाएगी वो चीज, तो वहां पे फिल्टरिंग तो वही हो गई ना मेरी। तो दैट इज द इम्पोर्टेंट, जितना अच्छी नोट्स बनेगी ना, और इंसान जब नोट्स बनाता रहता है ना, तो उसका माइंड भी वहाँ पे साइंटिफिकली वर्क भी करता है। एक बार लिख रहे हो, एक बार पढ़ रहे हो, तो वहां पे आपको ज्यादा याद रहती है वो चीजें। बिल्कुल, नोट्स बनाने चाहिए, और वो आपका एक परमानेंट एसेट हो जाता है कि मतलब वो लाइफ टाइम, क्योंकि आप सब्जेक्ट से जुड़े हो, यहाँ तक पहुंचे हो, तो साथ यही छूटने वाला नहीं है। यहाँ तक आगे हो तो अभी और आगे जाना है, दूर जाना है। तो आपके वो नोट्स काम में आएंगे और हमेशा आएंगे, और जिस दिन खोलोगे उस दिन देख के चीजें याद आ जाएगी आपको कि भाई ये चीज जो है वो मैंने यहाँ पर ऐसे लिखी थी, और चेंजेस होंगे तो आप वहां से कर सकते हो। हमें एडिशनल पॉइंट आप लिख सकते हो, तो वहाँ कोई नया पॉइंट आपको मिला तो अलग पेन के कलर से लिख सकते हो, मतलब बेसिकली।
जैसे आपने अभी पूछा था कि बी ग्रुप के लिए क्या करना चाहिए, अब मैंने आपने पढ़ा कि जेआरएफ में मैंने इतनी बुक्स पढ़ी थी, 10 से 12 बुक्स पढ़ी थी, ठीक है, उससे भी ज्यादा होगी, फिर मैंने उस सबके नोट्स बना लिए थे। तो आज मेरे पास, तो फिर जैसे मुझे एसआरएफ में जरूरत पड़ी बी ग्रुप हॉर्टिकल्चर पढ़ने की, तो मैं वो थोड़ी ना जो 12-13 बुक सबको अलग अलग, मैंने मेरी नोट्स थी, पूरी नोट्स ही पढ़ी है उससे, और उससे मेरा भी क्लियर हो गया, आराम से हो गया, मतलब मोर सफिशिएंटली। बिल्कुल। तो ऐसे ही है। तो नोट्स तो, और सी ग्रुप के लिए भी नोट्स तो बनानी ही बनानी है, बनाओगे तो फायदे में रहोगे, तो फायदे में होगा, फिर कभी भी वो चीज बेनिफिशियल हो सकती है हमेशा, फ्यूचर के लिए भी और एग्जाम के लिए भी, और रिवीजन वहीं से तो होगा। बिल्कुल, रिवीजन में बहुत अच्छा रहेगा, दैट इज द थिंग। नोट्स की बात हो गई, बेसिकली बुक्स आपने बता दी और ये भी बता दिया किस प्रकार से कवर करना है। पीवाईक्यूज का कितना रोल है? पीवाईक्यूज का रोल है, ऐसा नहीं कि वो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, बट कहीं ना कहीं वो डिफरेंट होके आएगा ही आएगा, अलग फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। आपको पता चलेगा कि कौन से एस्पेक्ट से क्वेश्चन आ रहा है। चलो पार्ट बी छोड़ दो, पार्ट ए छोड़ दो, बट पार्ट सी में जब कोई भी आप मेजर सब्जेक्ट पे फोकस कर रहे हो, इधर इन टर्म्स ऑफ हॉर्टिकल्चर का कोई फ्रूट, वेजिटेबल या कोई भी हो गया, वहां पे आपको, मैंने जहाँ बोला ना कि लॉजिकल आपका रीजनिंग कहाँ वर्क कर रहा है, क्योंकि पार्ट सी ही है जो आपको सबसे अलग कर रहा है, ठीक है। एक टॉपर को और एक जो अदर जो एवरेज जितना पढ़ते हैं, तो वहां से कहाँ अलग हो रहा है, क्योंकि उसकी एनालिसिस कहाँ तक जा रही है। सब्जेक्ट को सिर्फ पढ़ो मत, उसको एनालिसिस भी करो, समझो, उसको समझो। हाँ, सब्जेक्ट से जब तक इंसान रूबरू नहीं हो जाता ना, तब तक वो उसमें से बाहर निकल ही नहीं पाएगा। ये चीज है बेसिकली। तो पार्ट सी में जैसे एनालिसिस करना है कि सपोज कि बेसिकली जैसे बनाना पे बिल्डिंग से ये क्वेश्चन आ रहा है, कहीं से जीन से आ रहा है, या तो कोई तो हो सकता है वो बनाना से ना ले पाइनएप्पल से पूछे, सेम टाइप का हो सकता है सिट्रस से पूछे, ठीक है। और सिट्रस में रूट स्टॉक के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। आज से एसआरएफ अब होगी या 10 साल बाद एसआरएफ होगी, सिट्रस रूट स्टॉक हमेशा पूछा जाएगा, दैट्स द थिंग, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट है। और रूट स्टॉक पे इतना वर्क हुआ है सिट्रस में, मतलब 200 से ज्यादा रूट स्टॉक है सिट्रस में, डॉक्यूमेंट है, अलग तो और छोड़ दो। तो वो चीजें, तो ऐसे हमें पता है कि, तो एक आस्पेक्ट पता चल गया ना कि रूट स्टॉक पूछा जाएगा। तो अब जो बेसिक रूट स्टॉक है वो मैं पढ़ लूंगा, कौन सा रूट स्टॉक में क्या क्या उसके टॉलरेंस है और किसे ससेप्टेबल, वो तो पढ़ना ही है। वो बुक से मुझे पता चल गया कि ये बेसिक तो याद रखना है, वो अलग। बट द थिंग इज कि दुनिया में कौन से रूट स्टॉक डेवलप हो रहा है, कौन सा यूएसए डेवलप कर रहा है, कौन सा स्पेन डेवलप कर रहा है, वो सब भी पता होना चाहिए। तो वो कहाँ से पता करें? वो बुक्स में नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको लेटेस्ट रेफरेंस पेपर हो गए, रिसर्च पेपर पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, बेसिकली पर्टिकुलर क्रॉप्स के लिए। हाँ, सपोज अगर, हाँ तभी ना, जैसे मुझे सिट्रस रूट स्टॉक पे पढ़ना है, तो मैं क्या करूंगा कि नेट पे देखूंगा कि व्हाट इज द न्यू रिसेंट डेवलपमेंट इन सिट्रस रूट स्टॉक, वे सर्च किया, फिर वहां पे आ गए तो मुझे पता चलेगा कि हाँ सिट्रस रूट स्टॉक में ये चीजें हुई है, बनाना इंप्रूवमेंट में नया काम क्या चल रहा है, वो मैं सर्च करूंगा, वहां से मिल जाएगा। तो ऐसे पर्टिकुलर अब सब क्रॉप में हम नहीं कर सकते। तो इसमें हम वहां से भी तो सर्च कर सकते हैं ना, एआई से, या जो एआई के जो जीपीटीज है उनसे भी। एआई जीपीटीज है, बट आई थिंक दे आर उतने रॉबस्ट नहीं मिल पाते, क्योंकि वो सही नहीं लेते वो जो भी है। हाँ, बेसिकली अब 3-4 पेपर को कंपाइल करके फिर एक में देंगे, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर क्रॉप आप नेट से सर्च करके पढ़ो, बट बेसिकली जहाँ पे कुछ नया ट्रेंड फॉलो हो रहा है, जैसे मैंने कहा कि आपने प्रीवियस पेपर में देखा कि हाँ सिट्रस से ये क्वेश्चन आया था कि कोई नया, तो वो कहीं भी बुक में अवेलेबल नहीं है, वो कहाँ से पूछा गया था कि कोई नया रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है वहां से, तो हमें वो भी तो साथ में करना है। बेसिकली जो ट्रेंड है, जैसे सिट्रस में रूट स्टॉक का ट्रेंड है, पाइनएप्पल में कोई हाइब्रिड्स का या प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का ट्रेंड है, बनाना में इंप्रूवमेंट का ट्रेंड है, एप्पल में जो है म्यूटेशन का ज्यादा ट्रेंड है। तो ऐसे ऐसे ट्रेंड ऐसे कि जहां से वो क्वेश्चन आने ही वाला है। सिट्रस टेक्सोनॉमी से भी क्वेश्चन आएगा हर बार एक, तो टेक्सोनॉमी क्लियर करनी है। सो बेसिकली ये चीज है। तो मतलब उस चीज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, आपको एक वेल प्लानिंग करनी पड़ेगी कि मेरे को कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, और कितना छोड़ना है और कितना क्या करना है। यस, ऑब्वियस। और वो एक बोलते हैं ना कि हर एक टॉपर की एक अपनी कहानी होती है। हाँ, हर एक स्टूडेंट का एक पढ़ने का अपना तरीका होता है। yes. किसी को सुबह जल्दी उठकर पढ़ना पसंद है, किसी को रात को लेट तक पढ़ना पसंद है। तो बेसिकली चीजें यही है, बुक्स तो यही है जो तुरमेर सर बता रहे हैं, जो मोटी मोटी बुक्स है अपनी। इसके अलावा जो सबसे बड़ा स्ट्रगल है, अगर एसआरएफ वाले स्कॉलर्स या एसआरएफ के एस्पिरेंट्स की जिंदगी में, वो है हाउ टू बैलेंस रिसर्च एंड प्रिपरेशन। अब आप सोच रहे होंगे मैं इसका या तो रिसर्च ही कर लो या तैयारी है, कैसे जवाब दोगे? दो नाव पे कैसे सवार होके चलोगे? हाँ। तो बता दूं मैं आपको कि मतलब आपके एमएससी के बाद में 1 साल का गैप है। यस, एक गैप है, या फिर वो कि मैंने 1 साल का गैप लेकर थोड़ा नॉलेज बढ़ाया, मतलब, या फिर उसको गैप बोलोगे आप?
आप उसको गैप आइडेंटिफाई करते हो कि एमएससी के बाद 1 साल का मेरा टाइम यूटिलाइजेशन और स्टेबिलिटी। हाँ, ये पीरियड जो था उसमें स्टेबिलिटी भी। तो आपने एमएससी के जस्ट साथ आपका एसआरएफ में नहीं हुआ, एग्जाम दिया था आपने, तो उस टाइम पे कौन सी रैंक आई थी आपकी? 22 आई थी। आईआरआई में नहीं हो रहा था बेसिकली, बाहर तो हो रहा था। काउंसलिंग भी नहीं करवाई? नहीं, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, पहले पता था कि नहीं मिलेगा आईआरआई? हाँ पता था, तो मतलब फिर मन ही नहीं था कुछ लेने का, और काउंसलिंग लेट भी हो गई थी तो फिर उनका लेट्स ड्रॉप दिस, बंद करो, नहीं दोबारा आएंगे। हाँ, जाना है तो होगा। अब कम बैक होगा है कि अब की बार तैयारी के साथ आएंगे, बिल्कुल एकदम जरूर। तो फिर 1 साल कहाँ रहे? साल नहीं, 6 महीने बोलूंगा, हाँ, 7-8 महीने। हाँ। तो फिर घर पे रह के तैयारी की आपने एसआरएफ की? यस, पूरी। अच्छा टाइम मिला होगा। हाँ बिल्कुल। रिसर्च उस टाइम पे मतलब क्यों नहीं कर पाए? मतलब आपको क्या लगता है एमएससी के साथ आपका क्यों नहीं हुआ? आप आईआरआई में थे, तो एमएससी के साथ ही क्यों पीएचडी में नहीं हुआ आपका, एसआरएफ में नहीं हुआ? ऐसे कोई चीजों को वो नहीं करना चाहूंगा, बट मेरा जो माइंडसेट है बेसिकली एक स्कॉलर से ज्यादा मैं बिलीव करता हूँ दैट आई एम अ रिसर्चर। ठीक है, इवन एसआरएफ के 2 महीने बाद भी मैंने रिसर्च किया था, बाद में भी। हाँ, सो ऐसे स्टूडेंट, सभी आईआरआई के साइंटिस्ट चाहेंगे कि हमें ऐसे स्टूडेंट्स मिले, या फिर नॉट ओनली आईआरआई, जितने भी जिनके अंडर में भी डिग्री करते हैं, तो वो सभी एडवाइजर्स ये चाहेंगे कि हमें भी ऐसे स्टूडेंट्स मिले जो डिग्री के बाद में भी 2 महीने काम करें। वही तो, ये चीज वही है बेसिकली। सो whatever my mindset is regarding the not just what you read and what you follow, but my mindset is what you can apply in the field, what you can apply in your field as a researcher। ठीक है, तो बेसिकली ये था कि मुझे रिसर्च में ज्यादा इंटरेस्ट था, और प्रोबेबली मैंने उतनी तैयारी नहीं की या नहीं कर भी पाया, तो उसके अलग टाइम नहीं मिला। हाँ, टाइम नहीं मिल पाया, बेसिकली ये था, और मुझे पता भी था कि टाइम नहीं मिल पाया इस बार जो होगा। बट अभी मेरे हाथ में क्या है, अभी मेरे हाथ में रिसर्च है, पहले उसको अच्छे से मतलब करना था आपको कि आपको रिसर्च ही करना था। जैसे ऐसा नहीं जैसे एमएससी में सैक्रिफाइस कर देते हैं रिसर्च को, आपको सैक्रिफाइस करना ही पड़ता है। अगर आप एसआरएफ की तैयारी करोगे, उसमें टाइम दोगे, तो कुछ ना कुछ तो आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, बट आपने रिसर्च को सैक्रिफाइस नहीं किया। क्योंकि मेरी कमिटमेंट थी ना, वो सिट्रस के फील्ड में एक सिट्रस का पेड़ थे, वो सिट्रस और मेरी कमिटमेंट थी, तो मैं उसको नहीं छोड़ सकता था। तो एग्जैक्टली इसीलिए वापस से आए, और अब सिट्रस पे करना है काम। ऑब्वियसली वही फील्ड, हाँ वही फील्ड पे करूंगा, उसी जगह वही प्लांट्स, वही फ्रूट्स, वही सिट्रस। ऐसे गए थे तो बोल के गए थे क्या लौट कर आऊंगा और इस बार आऊंगा? तो एक डायलॉग आता है ना ऐसे। कन्वोकेशन में जब आया था वापस, तो थोड़ा लगा था कि आईआरआई फिर से नहीं हुआ ये, पर फिर से आया, बट फिर से वो फील्ड में गया मैं, फिर से उस फील्ड ने मुझे एक इंस्पिरेशन दी कि नहीं, ये आना है, ये सफर यहाँ तक का नहीं, आगे बहुत जाना है अभी। तो फिर हो गए, जाके लगे और बढ़िया दुआदार एकदम। यस, ऑब्वियसली, बिल्कुल। और वही बात है ना कि बट उसका क्या आउटपुट मिला आपको? जैसे रिसर्च का जो बेसिकली जिसको इग्नोर करते हैं, या उसका क्या आउटपुट मिला जो आपने रिसर्च किया इतना बेटर? तो मेरे एमएससी में 5 रिसर्च पेपर लिखा है मैंने। ओ भाई साहब, कितने? 5 लोगों के रिसर्च डिग्री में नहीं हो रहे हैं 5, और कुछ लोगों के तो मतलब मैं बता रहा हूँ ना कि एफ भी बन जाते हैं, और पूरे मैं बोल रहा हूँ कि उनकी 10 साल की सर्विस में 5 पेपर नहीं लिखते हैं। आपने केवल एमएससी के काम के बेसिस पे 5 रिसर्च पेपर, यस, 3-4 नास की रेटिंग में लिखे होंगे। 3-4 की रेटिंग में, 10 की रेटिंग है, 10 की रेटिंग में, पहला पेपर 10 की रेटिंग में। अब वाले जो भेज रखे हैं जो एक्सेप्ट हो गए सभी है क्या? 2 पेपर पब्लिश हो गए, तीसरा एक्सेप्टेड है, और चौथा और 5वां कम्युनिकेशन में चल रहा है, वो भी अच्छी रेटिंग में है, 8 से 10 रेटिंग में। हाँ, 5 पेपर एमएससी के काम के बेसिस पे, वो भी 8 के 10 की रेटिंग। धन्य हो जो आप हमारे साथ बैठे हो, बातचीत कर रहे हो, और धन्य हो सभी जो सुन रहे हैं आपको। सच में मतलब आप जैसे वो आता है ना, वो टॉप 2% की लिस्ट निकलती है वर्ल्ड में साइंटिस्टों की, तो मैं आईआरआई वाला की तरफ से अरे टॉप 1-2% की लिस्ट निकलवाता हूँ, और उसके अंदर 0.0001% के अंदर आ रहे हो आप। अरे टॉप नहीं, सच में नहीं है कोई भी एमएससी के। इवन रिसर्च पेपर्स नहीं होते हैं कि एक 2 में स्ट्रगल करना पड़ता है। आपने 5 पेपर लिखे क्योंकि आपने काम किया, बेसिकली आपने बताया, और उसके लिए जैसे हम बोलते हैं ना कि जस्ट टाइम यूटिलाइजेशन, और एमएससी के साथ आपका नहीं हो पाया, तो वो दिख रहा है, वो इन पेपर्स में दिख रहा है क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि आपने काम किया है बेसिकली। 5 पेपर तभी तो आप कर पाए ना वो, अदरवाइज आप
पेपर नहीं कर पाते या काम नहीं कर पाते वो चीज जितना आप करना चाहते थे, तो दोनों में से एक चीज ही हो पाती है और एक चीज आपने बेटर की एटलीस्ट, तो अगली साल फिर दूसरी चीज को भी बेटर कर ली। इस प्रकार से दोनों बैलेंस है। यस ऑब्वियसली ये तो है। सो टेक ऑल में कि रिसर्च में इतना क्या है, बट व्हाट आई से दैट आई एम अ हाईली डेस्परेट रिसर्चर। तो आप ये सजेस्ट नहीं करना चाहोगे फिर तो आप बिल्कुल भी कि लास्ट के अंदर थोड़ा सा बैलेंस कर लो होगा या तो या ऐसे भी मतलब हाँ कैसे करे, तो एसआरएफ का और रिसर्च को बैलेंस कैसे करे? हाँ देखो जिसका अपना होता है, आप रिसर्च को भी उस टाइम से ना पर्टिकुलर पहले तो टाइम पे फिनिश कर दो। ट्राई ये करो कि थोड़ा जल्दी करो, मतलब हाँ ठीक है, टाइम को फिनिश करो। थीसिस लिखने का जो है मतलब उसको ना डिवाइड कर दो कि इतने पोर्शन से मुझे ये महीने से ये महीने थीसिस पे ही काम करना है, इससे इसमें मेरा रिसर्च खत्म करना है। और जब लास्ट के 6-8 महीने बाकी हो तब से एटलीस्ट ना पहले तो शुरू करो कि एक दो घंटा पढ़ना शुरू करो, क्योंकि ऐसा नहीं कि पिछले 3 महीने बैठेंगे फिर सब काम नहीं है पूरा दिन पढ़ पाए, ये कभी नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं हो पाता है, ये कभी नहीं हो पाएगा, ठीक है, कभी भी नहीं हो पाएगा। तो थोड़ा अगर आपको क्वालिटी रिजल्ट चाहिए तो बोल रहा हूँ मैं, लास्ट 3 महीने पढ़ के आपकी कोई एवरेज रैंक आ गई, ठीक है, वो कोई मतलब नहीं है। कोई क्वालिटी इंस्टीट्यूट से क्वालिटी देने का चाहिए। हाँ तो पहले आपको रोज एक दो महीने पहले तो पार्ट बी पे आओ, डायरेक्ट पार्ट सी पे कूदने से पहले पार्ट बी पहले क्लियर करो। जैसे मैंने कहा जेआरएफ का जो भी पोर्शन है, तो जेआरएफ के पोर्शन को पहले आप क्लियर करो, ये चीजें फिर धीरे धीरे आप ना एक सिटिंग वो बन जाएगी, मतलब आप एक रूटीन में आ जाओगे। एक रूटीन में आके फिर आप धीरे धीरे अपना फिर पढ़ना शुरू करो और पिछले 3 महीने फिर सब रिवाइज करो, ठीक है, रिवीजन करो। फिर उसके बाद द थिंग जिसकी आप पार्ट सी कैसे क्लियर करे हो, तो ये जैसे मैंने बताया इतनी बड़ी बड़ी बुक्स है, तो उस बुक से पहले आप नोट्स बना लो, ठीक है। वो नोट्स बना ले तो पिछले 3 महीने मुझे बस उस नोट्स को रिवाइज ही करना है अच्छे से, ठीक है। फिर मुझे कुछ नहीं, मुझे बस वो रिविजन करना है, पार्ट सी अच्छे से करना है, पार्ट ली अच्छे से करना है, प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखने हैं, कुछ रिसेंट चीज देखनी है, खत्म, सिंपल। बिल्कुल एग्जैक्टली और जो भी इंफॉर्मेशन आपने दी वो काफ़ी यूजफुल रही और बेसिकली आपने बातचीत की टू द पॉइंट, जो बुक्स है उसकी हमने बातचीत की। और एसआरएफ मतलब एग्जाम भी ऐसी है ना कि कंप्लीटली हमारी इसके अंदर बहुत पढ़ना होता है, बहुत पढ़ना होता है। कितना स्कोर आया आपका इस बार? हाँ इस बार तो मेरा 260 था, मतलब मेरिट बहुत वो थी, सोचो देखो 260 पे भी जो है वो 13 रैंक आ रही है और इवन जो है ज्यादा स्कोर नहीं जाता है, मतलब ऐसा के अंदर 50% ही रहता है, 300 से कम ही, मतलब हाँ वही 300 से कम ही रहता है, 300 से हमारे एग्रोनॉमी में भी सेम है, 300 से नीचे वाला चल रहा है। इसीलिए तो स्ट्रगल हो रहा है ना, अब एसआरबी नेट क्लियर नहीं हो रहा ना, इसीलिए तो लोगों का फ्रूट साइंस के अंदर हालत खराब हो रही है, क्योंकि पेपर का लेवल एकदम बहुत है, जम के आ रहा है। अब 75 नंबर लाना मतलब कि मुश्किल हो रहा है ना, 50%, क्योंकि 150 क्वेश्चन आते हैं बट 75 नहीं आ रहे, 60 क्वेश्चन ठीक नहीं हो रहे, क्योंकि लेवल का आ रहा है पेपर। बेसिक हॉर्टिकल्चर वाली बुक पढ़ रहे हैं और जा रहे हैं नेट का एग्जाम देने, कैसे होगा? नहीं हो पाएगा, एंड भी तो उठा नहीं रहे, फिर भी कैसे होगा? हाँ फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि नेट क्लियर भी ऊपर लेवल जा चुका है अब तो एंड बुक क्या, अब तो रिसर्च पेपर से आते हैं ना, किसी पेपर से हो गए, ये जैसे मैंने बुक्स बताई, ठीक है। नेट के लिए तो फिर अलग ही है, वो तो छोड़ो, फॉरेन ऑथर्स की बुक है, एक बुक है मैंगो की, 700 पेज मैंगो पे लिखा हुआ, 700 पेज मैंगो पे लिख दिया, पूरी बुक है मैंगो की, मतलब वो तो उसको पढ़नी चाहिए, पर जो पूरी तो नहीं पढ़ सकते, पर आप एटलीस्ट जैसे मैंने कहा ना कि पॉइंट आउट करिए इंपोर्टेंट। आपने पढ़ा था क्या है? हाँ नहीं मैंने नहीं, उसमें से मैंने ओरिजिन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ मैंगो का, कौन सी स्पीशीज है वहां से, ऐसे देख लिया, मजा आ रहा है पढ़ने में। हाँ मजा आ रहा है। तो बेसिकली मतलब जब प्रॉपर आप करते हो ना, तो ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि सब अलग अलग बुक्स पढ़ो, पर देखिए जो नेट की बात कर देते हैं हम, साथ में नेट की भी है, तो बेसिकली जो रेफरेंस पेपर्स होते हैं, रिव्यू पेपर्स होते हैं, वो ज्यादा पढ़ने चाहिए। हाँ और बेसिकली प्रॉब्लम यही आ रही थी कि नेट की हम बात करें, एसआरएफ की हम बात करें, तो हमारे पास क्योंकि हम एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस के अंदर और जेनेटिक्स में एसआरएफ के कोर्सेज भी रन कर रहे हैं, तो बेसिकली सभी को ऑल ओवर इंडिया से हमारे पास फ्रूट साइंस को लेकर खासकर रिक्वेस्ट थी बहुत दिनों से कि ओके कोर्सेज क्यों नहीं चला ले, बट हम ये बोल रहे हैं यार एसआरएफ एक ऐसी चीज है ना, हम एग्रोनॉमी सॉइल में हम इसलिए मेंटेन कर पा रहे हैं जेनेटिक्स के अंदर उनमें, क्योंकि एग्रोनॉमी सॉइल में तो एग्रोनॉमी सॉइल दोनों पोर्शन बहुत वो करते हैं, मतलब पार्ट भी हमारा होता है, इसलिए वजह से हम अच्छे से कवर करा पाते हैं, और पार्ट सी हम अच्छे से कवर करा देते हैं, एग्रोनॉमी उनको इस लेवल का करवा देते हैं, ठीक है। बट अब फ्रूट साइंस वगैरह ये सब, अब आपको हम पार्ट बी और फिर पार्ट सी कंप्लीटली वो कवर कराए, तो इतना सिलेबस, इतनी क्लासें हो जाएगी ना, इतनी मतलब बंडल्स ऑफ क्लासेस। बट फिर भी हमने एसआरबी के लिए जरूर हमने फिर ट्राई किया, और जब हमारे पास हमारे मेंटर्स एग्री हुए तो हमने एसआरबी नेट का जरूर कोर्स लॉन्च कर दिया। आईसीआर जेआरएफ का तो हॉर्टिकल्चर में कोर्स ऑलरेडी चल रहा ही था, और दुर्मेश सर उसके अंदर मेंटोर भी है और बहुत अच्छा भी फ्रूट साइंस को कवर करा रहे हैं, और एसआरबी नेट का जो कोर्स होगा उसके अंदर भी
दुर्मेश सर की गाइडेंस रहेगी तो वो कंप्लीट जो है वो कवर कराने वाले हैं इसके अंदर। दुर्मेश सर के अलावा दूसरे हमारे मेंटोर होंगे माया मैम, जो कि अभी तो वो कृषि मतलब अधिकारी वो बन चुके हैं, उनका भी सपोर्ट रहेगा। मतलब ऑलरेडी वो सर्विस में है, लेकिन फिर भी वो कुछ मतलब अपना जरूर असिस्ट करेंगे, वो देखेंगे, मतलब कवर कराएंगे आपको। तो अगर स्ट्रगल आप कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि खुद से नहीं हो पा रहा है, या फिर चाहे वो नेट का एग्जामिनेशन ही हो 2025 वाला आपका नहीं क्लियर हुआ है, आपने पेपर दिया, आपको लगा एमएससी फर्स्ट ईयर में थे और कि बहुत धुआंधार पेपर आ रहा है, तो आप हमारे कोर्स में ज्वाइन कर सकते हो। उसमें फॉर श्योर आपकी मदद मिलेगी। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हमारा कोर्स ज्वाइन कर लोगे तो आपका नेट ही क्लियर हो जाएगा, बट हम इतनी गारंटी ले रहे हैं कि अगर आप हमारी गाइडेंस में रहोगे तो फॉर श्योर आपका नेट क्लियर होगा, क्योंकि मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। हमारा साथ रहेगा, हमारी गाइडेंस रहेगी, हमारे मेंटोर्स जो है वो वेल क्वालिफाइड है कंप्लीटली, जो अपने सब्जेक्ट से प्यार करते हैं। हमारे पास वो मेंटोर्स है, हमारे पास वो नहीं है जो मजबूरी में पढ़ा रहे हैं। हमारे पास सभी मेंटोर्स, हमारी खास बात है कि हमारे जितने भी मेंटर्स है, जो जितने भी हमारे कोर्सेज के अंदर पढ़ा रहे हैं, वो सभी अपने सब्जेक्ट से प्यार करते हैं वो, और बस अपना जो नॉलेज है उसको शेयर करना चाहते हैं अपने जूनियर्स, अपने छोटे भाई बहनों तक। तो फॉर श्योर आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो। लगातार नीचे जो स्क्रॉल डाउन होके नंबर चल रहे हैं, आप उन पर डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, और किसी भी प्रकार की आपको समस्या है, नॉट ओनली कि आप हमारे एनरोल्ड स्टूडेंट हो तो ही, फिर भी आपको किसी प्रकार की गाइडेंस कभी चाहिए, बातचीत आपको करनी हो, तो भी आप उन नंबर पे मैसेज कर सकते हो। और बाकी आपका कोई भी सवाल ऐसा रहा हो जो हमने कवर नहीं किया हो, जो आप जानना चाहते हो, तो उसके लिए आप कमेंट कर दीजिए। दुर्मेश सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप टाइम निकाल कर थोड़ा सा कमेंट्स देख लेना इस वीडियो पे, और उनका बिल्कुल रिप्लाई कर दीजिएगा। अगर सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो तो आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन कर सकते हो। कंप्लीट जो बुक लिस्ट इन्होंने बताई उसको हम डिस्क्रिप्शन में जाके थोड़ा देख लेना, बुक लिस्ट हम प्रोवाइड कर देते हैं वीडियो के, तो वो बुक लिस्ट आपको मिल जाएगी। और नहीं मिलती है तो हम भूल जाते हैं कई बार, तो हमें याद दिला देना, वो भी कमेंट करके ही आप लोग, क्योंकि वीडियो जब बनता है तब तो हम बोल देते हैं कई बार कुछ चीज़ की ये चीज़ मिल जाएगी, वो फिर निकल जाती है हमारे दिमाग में, हम एडिट करवाते हैं, तो जब अपलोड करते हैं तो फॉर श्योर एक बार याद दिला देना आपकी सर वो बुक लिस्ट तो कर दीजिए, अदरवाइज हम कोशिश करेंगे खुद से हम कर दें। जानकारी आपको अच्छी लगी मतलब तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, नहीं दबाया तो अभी वो लाइक वाला बटन को प्रेस कर दो। पहली बार IRI वाला पे आए हो तो क्या करना, सब्सक्राइब कर दे, सब्सक्राइब कर दे सब्सक्राइब कर दीजिए अगर पहली बार आए हो तो, क्योंकि इन्फॉर्मेटिव इसी प्रकार के वीडियोस और शॉर्ट्स वीडियो आपको देखने को मिलते हैं, जहाँ पे हम इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। ICR के एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स हम शेयर करते रहते हैं। ICR काउंसलिंग में कंप्लीट हमारा सपोर्ट रहता है, प्लस SRB के रिलेटेड भी अपडेट्स हम शेयर करते रहते हैं, क्योंकि हम जहाँ पर है हमारे से थोड़ा सा नज़दीकी ICR है और थोड़ा सा नज़दीकी हमारे ASRB बोर्ड है, तो इसलिए हम इजीली हमारे लिए वो एक्सेसिबल है। तो कोई भी इंफॉर्मेशन हो हम सबसे पहले हमारे थ्रू IRI वाला के थ्रू ही पहुंचती है। तो इसी के साथ इस पॉडकास्ट को हम यहीं पे एंड करते हैं। देखते रहिए IRI वाला। जय हिंद।